हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो अभी तक हम प्रैक्टिस में 48 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और टॉपिक में अगर हम बात करें तो इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी का, और इसके अतिरिक्त जो है और भी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको भी हम जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे। मतलब आपकी तैयारी जीएस को लेकर के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पुराने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उनको पूरी तरीके से मैं आपके एग्जाम से पहले सॉल्व करा दूंगा। तो और इस प्रैक्टिस सेट में आपके सिलेबस से संबंधित सारे क्वेश्चन शामिल हैं सिवाय मैथ को छोड़ करके। ठीक, एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होते हैं उसके लिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं। तो इसके लिए एक ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों के कहने पर मैंने एक ग्रुप बनाया है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट के लिए एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर 3 दिन प्रैक्टिस और 3 दिन ये टॉपिक वाइज होने के बाद जो है संडे को टेस्ट लिया जाता है। जी हाँ, अभी कल के डे में टेस्ट हुआ है और बहुत सारे साथियों ने 100% स्कोर किया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा साथियों, अब रेगुलर बेस पर आपको उसी ग्रुप में करंट अफेयर के मैटर भी भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो पीओके जिसे कहते हैं, में चलाए गए सैन्य अभियान का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन संकल्प, सिंदूर, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन अजय। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं जो सही विकल्प है ऑपरेशन सिंदूर है। ठीक है, 6-7 मई 2025 की मध्यरात्रि को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है पीओके में चलाए गए सैन्य अभियान कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर था। क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है आपका हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया है? लखनऊ में, वाराणसी में, अयोध्या में, पटना में। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है मित्र। सही विकल्प है आपका सी, यानी अयोध्या में। ठीक है, वर्ष 2023 में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में निर्मित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, तथा कुशीनगर हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं इस समय। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो, यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में स्थित है कौन? आपको बताना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। उससे पहले ये कूट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुरकोटदा। तो इसमें देखो 1 2 2 3 3 4 1 2 3 4। तो आपको बताना है कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो कि सिंध में स्थित हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी, जिसमें मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र जो है सिंध प्रांत में, सिंध क्षेत्र में स्थित है। तो हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो जो कि ये है मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर स्थित है? सिंध के लारकाना जिले में। ठीक है, अगर हम बात करें चन्हूदड़ो की तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, अब इन दोनों की बात हो गई। अगर हम इनकी महत्व की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो कि विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, अगर हम चन्हूदड़ो की बात करें तो यहाँ पर वक्राकार ईंट, मनका निर्माण का कारखाना, ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पर और 2 जो विकल्प है, जैसे सुरकोटदा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो है हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब, उसके माट गोमरी जिले में यह स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया निम्नलिखित में से किस शासक को सप्तम चक्रवर्ती कहा गया है? आपको बताना है। मिहिर भोज, भोज परमार, सोमेश्वर, आहव, मल्ल, चालुक्य, कर्ण, कलमचुर। भैया ऐसा नाम घर वाले कैसे लेते हैं? तो ये देखो, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्या? यहाँ पर बताना है, वो सही विकल्प है मिहिर भोज। क्या सही विकल्प है? मिहिर भोज है। मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे और ऐतिहासिक ग्रंथों में इनको सप्तम चक्रवर्ती के नाम से कहा गया है। ठीक, यहाँ पर तो कई जगहों पर कर्ण कलचुरी को सही माना गया है, लेकिन जो कई स्रोतों से हमने चेक किया तो ये मिहिर भोज सही है। ठीक है,
तो आप इस बात को लेकर के, इसलिए मैं ऐसा आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कई किताबें हैं जिनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उन्हें बहुत सारी गलतियाँ हैं, इसलिए मुझे अलग अलग जगह से फैक्ट को चेक करना पड़ता है, तभी जा करके। अब यहाँ पर देखिए, उस जो किताब में मैंने देखा वहाँ पर कर्ण कलछुरी दिया हुआ है, लेकिन 2-3 जगह अन्य जो स्रोत हैं उनसे मैंने चेक किया तो यहाँ पर मिहिर भोज सही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिले या फिर जब कभी भी अगर आपको इस तरीके का कोई आंसर देने का अवसर मिले तो वहाँ पर मिहिर भोज आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अल बर्नी, ठीक है, थोड़ा मिस स्पेल्ड है, अल बर्नी लिखा है। अल बर्नी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है, आपको बताना है। अब देखो, पश्तो, तुर्की, फारसी, अरबी, 4 विकल्प है। अब इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है, अरबी। ठीक है मित्र, क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर दिया करो। कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता पर कहना पड़ता है, और फिर भी आप लोग नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना चाहिए। अलवर्नी द्वारा जो है प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की गई है, और हम सब जानते हैं अलवर्नी जो है फारसी विद्वान थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था, देखो यहाँ पर बात हो रही औरंगजेब के प्रमुख दीवान की। ठीक है, तो सादुल्ला खान, अफजल खान, असद खान, इस्माइल खान। इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, असद खान। देखिए मित्र, ये जो क्वेश्चंस के अतिरिक्त इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा वही जो है आपको मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जो है लिख लें, या फिर लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, PDF ग्रुप ज्वाइन करिए, रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। 30-30 करके क्वेश्चन अगर आप तैयार करेंगे तो एक समय बाद आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, और आप अपने GS वाले पोर्शन में कम से कम 15, 20, 22, 25 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी। औरंगजेब का प्रमुख दीवान असद खान था, और औरंगजेब के समय में असद खान ने सबसे ज़्यादा 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया था। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो, हुमायूं नामा का लेखक कौन था या थी, आपको बताना। हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अहमद यादगार। तो मित्र जो सही विकल्प है वो है आपका गुलबदन बेगम। क्या सही विकल्प है, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम मुगल सम्राट के संस्थापक कह सकते हैं, सम्राट बाबर की बेटी थी। उसने अपने भाई हुमायूं के जीवन पर आधारित हुमायूं नामा पुस्तक को फारसी में लिखा था। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। ये देखो, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था, 1952, 1924 और 1871, 1911। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, 1971। भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन द्वारा 12 अक्टूबर 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। यह अधिनियम उत्तर भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था, जिसे बंगाल ने 1876 ईस्वी में तथा 1911 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी, आपको बताना है। अनुरा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो इसमें से जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कौन थी, सरोजिनी नायडू साहिबा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 जो कि कानपुर में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, जो कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली जो है भारतीय महिला थी। इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया था। जबकि 32वां अधिवेशन जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट ने किया था, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो यहाँ पर सही कौन है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। भारत के संविधान के 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, आपको बताना है। ग्रामीण क्षेत्र की कि शहरी क्षेत्र की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प क्या है,
सही विकल्प है यहाँ पर बी, यानी केवल 2। ठीक है, शहरी क्षेत्र। भारतीय संविधान के 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? आपको बताना है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को जो है पारित किया था? ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, लेक्चरर के एग्जाम में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है। 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019। तो आपको बताना है फाइनल रूप कब लिया गया था इसका। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है 11 दिसंबर 2019। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को जो है लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अब बात क्या हो रही, देखो 9 दिसंबर 2019 को किसने पास किया था? लोकसभा ने। ठीक है, और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने। मतलब पूर्ण रूप से पारित कब किया गया? 11 दिसंबर को। तो ये होता है आपका क्वेश्चन का आंसर। और राष्ट्रपति ने इसको 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और इस अधिनियम के प्रावधान में 10 जनवरी 2020 को इससे लागू कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए जो है भारत आए कुछ विभिन्न 6 समुदाय जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां संशोधन 1987, 58th संविधान संशोधन 1987, 59th संविधान संशोधन 1988, 60वां संविधान संशोधन 1988। तो आपको बताना है क्या विकल्प सही है। तो सही विकल्प है मित्र इसमें बी, यानी 58वां संविधान संशोधन 1987। ठीक है, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर राज्य परिषद, क्षेत्रीय राजनीति। तो सही विकल्प आपको बताना है मित्र, सही विकल्प है बी, यानी पंचायती राज पद्धति। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित जो है पंचायती राज पद्धति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या होता है? आपको बताना है। ठीक है, पद्मा, स्वर्णरेखा, भागीरथी, हुगली। यहाँ पर सही विकल्प है मित्र है ए, यानी पद्मा। ठीक है, गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नज़दीक फरक्का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जहां इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गंगा नदी उदाहरण है किसकी? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, जो है अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। तो देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ए, यानी पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय में से उद्गमित सभी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपरदन के कारण इनके द्वारा गार्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है। ऐसी नदियाँ की बात करें तो सिंधु है, सतलज है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? यहाँ पर बताना है कांडला, कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम। ठीक है, इनमें से जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, जहां ये जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कोलकाता बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर यानी हुगली नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। देखो यहाँ पर निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखो यहाँ पर नागोया, टोक्यो, सेंडई, ओसाका। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, ओसाका।
पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। यह जापान में वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र है, ठीक है। और वैसे तो मैनचेस्टर के रूप में भारत में अहमदाबाद को भी कहा जाता है, ठीक है। और जो है कानपुर को भी मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। 4 विकल्प है मित्र यहाँ पर। देखो, पहला है लोहित, दूसरा है पद्मा, तीसरा है काली गंगा, चौथा है नव गंगा, ठीक है। तो सही विकल्प मित्र यहाँ पर है बी यानी पद्मा, ठीक है। अभी हमने इससे पहले भी इस क्वेश्चन में देखा था। गंगा नदी बंगाल में पद्मा के नाम से जानी जाती है। अलग अलग प्रकार से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सर। तो गंगा वास्तव में अलकनंदा व भागीरथी का सम्मिलित नाम है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, आपको बताना, ध्यान दीजिएगा भैया, नहीं है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। कजान, ओमस्क, सोची, चिता। तो देखिए भैया क्या विकल्प सही है। सही है आपका सी, कौन, सोची, ठीक है। सोची नगर जो है साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। अगर हम बात करें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की, तो यह जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये पश्चिमी तथा जो है व्लादिवोस्टोक ये पूर्वी स्टेशन है इसके, ठीक है। सोची काला सागर तट पर स्थित रूस का शहर है, जबकि कजान और ओमस्क और चिता ये नगर जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। बात हो रही है इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है। तो पहला विकल्प है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ए, यानी कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, ठीक है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे ई वेस्ट को जलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था है, ठीक है। इंसिनरेटर का शाब्दिक अर्थ होता है भस्मीकरण या जलाना, ठीक है। इसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों तथा कूड़ा घरों से जोड़कर लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर ये है निम्नांकित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस क्रमशः प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ए नाइट्रोजन, ठीक है। XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय जो प्रजातियां का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, ठीक है। XC2 संरक्षण की 2 विधियां हैं। प्रथम विधि के तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय जो प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं जैसे अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को निम्न ताप पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। शरीर की सतह से स्वेद द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, यानी पसीना बहाना केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों पर, ए और बी दोनों पर नहीं, आपको बताना है। सही विकल्प क्या है मित्र। सही विकल्प है आपका सी, ए और बी दोनों पर, ठीक है। शरीर की सतह से श्वेत द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। पसीने की ग्रंथियां जिसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं में गड़बड़ी का कारण क्या होता है। तनाव, धूम्रपान, मोटापा, कैफीन युक्त चीज़ों व मसालेदार भोजन के अधिक सेवन से उसमें गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है वसा, ठीक है। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण कम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी प्रक्रम से
4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 वसा ग्राम के कारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है क्या, वसा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता कहाँ इंटर करना पड़ता है, यहाँ कहाँ इंटर करना होता है, तो आपको बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ईमेल पते पर, डाकी पते पर, MAC पते पर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब होता है URL। ठीक है, यही आपका सही विकल्प भी है मित्र। URL जो है एक विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे वेब पेज। ठीक है, इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। URL में एक प्रोटोकॉल और डोमेन नेम होते हैं, फाइल नेम, डॉक्यूमेंट्री, कई मतलब सहित कई भाग होते हैं। किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को देखने के लिए उसका URL वेब ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में इंटर करना पड़ता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, वानिकी, विनिर्माण, कृषि, विपणन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है मित्र वो है डी, विपणन। ठीक है, उद्योग स्थापना तथा आधारभूत संरचना द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं, जबकि विपणन, संचार क्रियाएं इत्यादि जो है तृतीय क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। आपको बताना, बैंक नोट जारी करना, सरकार का बैंकर होना, सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना, वाणिज्यिक बैंकों के नगद आरक्षित कोषों का संरक्षित होना। तो ये बहुत आसान है, हम सबको पता चल गया। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी, सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना, ये सही विकल्प है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है, अगर हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इनके जो प्रमुख कार्य हैं, नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य किया जाता है। ठीक है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है। ठीक है, विदेशी विनिमय पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है। बात हो रही हीरो का। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है मित्र यहाँ पर हीरो की जो सर्वाधिक जो खनिज है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वर्तमान में भारत में हीरो का उत्पादन की जो है मध्य प्रदेश प्रमुख है, और मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरो के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसका, मक्का की, अरहर की, धान की, गन्ना की। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी, धान की। ठीक है, पूसा सुगंधा 5 पूसा सुगंधा धान की एक प्रसिद्ध जो है क्या है, सुगंधित किस्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यूपी की 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, आपको बताना है 70.05%। ठीक है, 68.21%, 67.67% और 65.41%। तो सही विकल्प क्या है मित्र, सही विकल्प है सी, 67.68%। वर्ष 2011 की न्यूनतम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7 है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर, अगर पुरुष की बात करें 77.3 और महिला की बात करें 57.2 है। हालांकि अब तो 2011 की बात है, बहुत चेंज हो गया। ठीक है भैया, अब हमारे यहाँ सभी पढ़ रहे हैं। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, ये अंतिम क्वेश्चन भैया। कहाँ, सहारनपुर में, मेरठ में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो ये देखिए भैया, इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कर दिया करो यार। ठीक है, तो ये देखो भैया, इसमें जो सही विकल्प है वो है सहारनपुर। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। गोरखपुर अगर हम बात करी जाए तो यहाँ पर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA है। अगर हम बात करें कानपुर का, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरठ में
कैंची का उद्योग है भैया। ठीक है, इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं आप रेगुलरली सीख रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया है तो कर लें। फिलहाल प्लेलिस्ट बनी हुई, वीडियो को पूरा देखें, रेगुलर तौर पर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।